हेलो एवरीवन, मेरा नाम जितेंद्र गुप्ता है और इस वीडियो को मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम आने वाला है एपेक्स बैंक का, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कवर किए हुए हैं जिनके आने की काफ़ी संभावना है इस एग्ज़ाम में। और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उन लोगों के लिए जो इस एपेक्स बैंक की तैयारी कर रहे हैं। चलिए मूव करते हैं। और ये मैंने एक स्वच्छ भारत अभियान का पिक्स डाला हुआ है। इसको डालने का मकसद सिर्फ मेरा एक ही है कि इसको प्रमोट करना। आप लोगों से भी निवेदन है, आप लोग भी प्रमोट कीजिए और अपने भारत को साफ एंड स्वच्छ बनाइए एंड रखिए। चलिए मूव करते हैं। देखिए एपेक्स बैंक जो इसको बोलते हैं मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, और इसका जो हेड ऑफिस है वो भोपाल में है। यहाँ पे मैंने इसका एक बिल्डिंग दिखाया हुआ है। इसका ये बिल्डिंग है, ये टीटी नगर में है। इसको याद रखना है। इसका जो हेड ऑफिस है कहाँ है? भोपाल में है, और ये टीटी नगर में है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक सीएस बैंक, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड आपने सुना होगा, ये यहाँ पे मैंने लिख के रखा है नाबार्ड। तो नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये याद रखना है आपको। इसका जो हेड ऑफिस है नाबार्ड का वो मुंबई में है। और ये जो फाउंड की गई थी, बनाई गई थी बैंक, ये बनाई गई थी 12 जुलाई 1982 को। आप कहीं नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नाबार्ड से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आपको याद रखना है कि इसका जो फुल फॉर्म है वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और ये बनाई गई थी 12 जुलाई 1982 को। और इसका जो हेड ऑफिस है वो है मुंबई में। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है नाबार्ड के बारे में। चलिए आते हैं यहाँ पे इस पर। इसमें जो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है आप इसको पढ़िए, मैं खुद पढ़ता हूँ। एक विशिष्ट संस्थान है एक, और जो कि दीर्घकालीन, मध्यकालीन और अल्पकालीन कृषि ऋण का वितरण प्रदेश में नाबार्ड की सहायता से करता है। मतलब नाबार्ड की सहायता से ये दीर्घकालीन, मध्यकालीन और अल्पकालीन लोन प्रोवाइड कराता है कृषि से रिलेटेड। जो लोग ग्रामीण जगहों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उन्हें काफ़ी लोन की ज़रूरत पड़ती है जब वो खेती करते हैं। जिन लोगों के पास ज़मीन तो है लेकिन बोने के लिए या उससे सिंचाई करने के लिए पैसा नहीं है, तो वो लोन निकाल सकते हैं। और ये सभी लोन किससे निकाल सकते हैं? इससे मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक से निकाल सकते हैं। और किसकी सहायता से? नाबार्ड की सहायता से। और नाबार्ड जो है इसका ऑफिस, हेड ऑफिस ऑलरेडी मैंने बताया मुंबई में है। तो इसका जो सेकंड पॉइंट है कि सीस बैंक स्वयं की 24 शाखाएं पूरे प्रदेश में कार्यरत हैं। मतलब मध्य प्रदेश में टोटल इसकी 24 से भी अब ज़्यादा शाखाएं हो चुकी हैं। तो सारे प्रदेश में कार्यरत है, हर बड़ी जगह पे है। जैसे जबलपुर हुआ, भोपाल हुआ, इंदौर हुआ, और भिंड हुआ, शिवपुरी, गुना, सभी जगह इसकी शाखाएँ हैं। ठीक है। और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमने यहाँ पे कवर किया है कि सीएस बैंक की प्रमुख भूमिका क्या है। देखिए कि वह ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मध्य प्रदेश में कृषि, अग्रणी कृषि, नाबार्ड की विभिन्न योजनाग्रत उपलब्ध कराए। मतलब ये जो नाबार्ड बैंक है वो इन सब का एक ऐसा मान सकते हैं हेड है। तो जो नाबार्ड योजनाएं बनाता है वो सभी योजनाएं कार्यरत करने के लिए पूरे प्रदेश में ये मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, जिसका हेड ऑफिस भोपाल में है, ये सहायता करता है। तो नाबार्ड जो योजनाएं बनाता है इन सबको लागू कराने की जो क्या बोल सकते हैं, लागू कराने की जो डिसीजन है या इनकी ड्यूटी जो है वो मध्य प्रदेश राज्य सरकारी सहकारी बैंक की है। और मध्य प्रदेश की जो एपेक्स हेड ऑफिस है वो भोपाल से चलता है। और भोपाल के इस हेड ऑफिस के अंडर 24 से ज़्यादा शाखाएं आती हैं। तो जो भी नाबार्ड योजनाएं बनाता है विलेजर्स लोगों के लिए कृषि से रिलेटेड, वो सारी ये लागू करते हैं और इनको चलाते हैं। और इन योजनाओं में जैसे शिक्षा ऋण देना, प्रोजेक्ट कोई भी बनना है गांव वगैरह में उसके लिए ऋण देना, वाहन ऋण देना, त्योहार ऋण देना, व्यवसाय ऋण देना, ये सब ऋण कौन देता है? ये इनकी शाखाएं देती हैं एपेक्स बैंक की। ठीक है। और मेनली ये उन लोगों के लिए जो लोग विलेज में रहते हैं, कृषि से रिलेटेड चीज़ें हैं, उन लोगों के लिए ही है ये। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने यहाँ पे, एपेक्स बैंक भोपाल इज मेनली डीलिंग विथ विच सेक्टर। हमने ये इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में बता देता हूँ कि एपेक्स जो बैंक है भोपाल का, वो मेनली किससे डील करता है? कॉर्पोरेट सेक्टर से करता है, ट्रेडिंग से करता है, एग्रीकल्चर से करता है या नन? तो ये एग्रीकल्चर से करता है। मैंने पहले ही बताया कृषि से रिलेटेड ये चीज़ें देखता है। और इसका आंसर होगा सी, ध्यान रखना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? एपेक्स बैंक मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल का आईएफएससी कोड क्या है? तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है आईएफएससी कोड के बारे में। इसका आईएफएससी कोड क्या है? आईएफएससी का जो फुल फॉर्म होता है
इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड आईएफएससी का ये फुल फॉर्म होता है। तो हर एक बैंक का, हर एक या बैंक की ब्रांच का एक आईएफएससी कोड होता है। जो आपने कभी चेक में देखा हो, नीचे लिखा रहता है। तो आईएफएससी कोड जो हर एक ब्रांच या हर एक बैंक का रहता ही है। तो जो भोपाल में जो बैंक है उसका आईएफएससी कोड पूछ सकते हैं। तो इसका जो आंसर है ए होगा, इसको याद रखना है अपन को कि लास्ट में ए है, बी है थर्ड पे। तो ये याद रखना है कि इसका आईएफएससी कोड है वो ए आंसर है इसका। पूछेंगे तो सिर्फ भोपाल का ही पूछेंगे। ये सेकंड नंबर इंदौर का है आपको, आपकी नॉलेज के लिए, और थर्ड नंबर का जबलपुर का है। तो ये भी चाहे तो आप याद रख सकते हैं, लेकिन मेनली भोपाल का पूछा जाएगा यदि पूछेंगे तो। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एपेक्स बैंक दीर्घकालीन, मध्यकालीन एवं अल्पकालीन कृषि ऋण का वितरण प्रदेश में खाली स्थान, यहाँ पे आपको बताना है सहायता से, किसकी सहायता से, जिला बैंकों एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों एवं अन्य ग्रामीण तबकों को उपलब्ध कराया जाता है। तो मैंने पहले भी बताया है किसकी सहायता से, नाबार्ड की सहायता से। यहाँ पे क्या आंसर होगा, नाबार्ड। तो ये याद रखना है अपनों को, नाबार्ड की सहायता से ये सब चीज़ें उपलब्ध कराता है। चलिए और इसमें थोड़ा सा मैं फर्स्ट ऑप्शन मनरेगा के बारे में बता देता हूँ। इसका जो फुल फॉर्म है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में ये बना था। ये याद रखना है कि मनरेगा का बना था 2005 में। इसका जो मुख्य उद्देश्य है रोज़गार प्रोवाइड कराना है उस दूर दराज एरिया में जहाँ पे लोगों के पास रोज़गार नहीं है। जो गांव वगैरह लोगों में कई जनसंख्या, इवन शहर में भी जिनके पास रोज़गार नहीं रहता है, उनको लगभग 150 दिनों के लिए इस योजना के तहत रोज़गार दिया जाता है। और ये एक्ट 2005 में बना था। इसका जो फुल फॉर्म है वो भी याद रखना है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। दैट्स इट। तो ये हो गया इसके बारे में। चलिए अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक है। तो भारत में जो क्रेडिट रेटिंग कंपनियां हैं उनका नियामक कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक है, एसबीआई है, सिडबी है या सेबी है। तो इसका जो आंसर है सेबी है, ध्यान रखना, एसबीआई, सेबी। और ये मैंने सारे यहाँ पे जो लिखे हुए हैं भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ हैं और इनके हेड ऑफिस भी लिखे हुए हैं। ये सब आपको याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्रिसिल है, CRISIL। इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है, याद रखना है। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट ये भी है ICRA। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव इंडिया में है। मेनली आएगा तो क्रिसिल का ही आएगा। तो इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, मुंबई में। इसका जो फुल फॉर्म है वो भी पूछ सकते हैं, क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भी याद रखना है। तो जिसका आंसर है अभी सेबी है, और इस क्वेश्चन का आंसर डी, सेबी। थोड़ा मैं इसके बारे में बता देता हूँ सेबी के बारे में। सेबी का जो फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। रिपीट करता हूँ, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये जो फाउंड की गई थी वो 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। और इसके जो चेयरमैन है वो हैं अजय त्यागी। चेयरमैन पूछ सकते हैं सेबी के, तो आप लोगों को याद रखना है कि सेबी के जो चेयरमैन है वो अजय त्यागी जी हैं और 1988 में फाउंड की गई थी। और इसका जो फुल फॉर्म है सेबी का वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, सेबी के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। और इसका हेड ऑफिस है मुंबई में। और जितने ज़्यादातर जो मेन बैंक हैं उनके सारों के हेड ऑफिस जो हैं वो मुंबई में ही होंगे, क्योंकि मुंबई को अपन जो है कैपिटल बोलते हैं, मतलब कॉमर्शियल मार्केट बोलते हैं मुंबई को। तो मुंबई में जितनी फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें होंगी उनके जो हेड ऑफिस होंगे वो सारे मुंबई में होंगे। तो सेबी का भी हेड ऑफिस कहाँ पे है, मुंबई में। वही 1988 में बना था। और इसका जो अभी चेयरमैन है वो अजय त्यागी जी हैं। और इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस तीनों चीज़ें याद रखना है। तो इसका आंसर क्या है, सेबी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट के पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा इस क्रेडिट रेटिंग कंपनी के बारे में। जी, क्रेडिट रेटिंग कंपनियाँ बाहर की भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने सुना होगा यदि मूडीज़, S&P, ये याद रख लेना, दोनों US की हैं। ये काफ़ी महान क्रेडिट रेटिंग कंपनियाँ हैं, मूडीज़ एंड दूसरी है S&P। ठीक है, एक और याद आ गई है मेरे को, फिच करके, FITCH। ये तीनों आप नोट कर लीजिए। ये तीनों ही US की हैं, मूडीज़, फिच एंड S&P, ये तीनों। और इंडिया की जो है मैंने यहाँ पे लिखी हैं, सारी याद कर लीजिए, जिसमें क्रिसिल इंपॉर्टेंट है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित अधिनियमों में से क्या सामान्य रूप से काले धन को
वैध बनाने से रोकने के लिए बैंकों द्वारा शुरू किया गया है। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि जो लोग काले धन को वैध बनाने के लिए वैध बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या किया गया है, एक नियम बनाया गया है। तो उस नियम का नाम क्या है? तो उसके लिए जो नियम बनाया गया है वो उसका आंसर है ए, अपने ग्राहक को जानिए मानदंड। तो ये भी पूछ सकते हैं क्योंकि अभी काफ़ी काले धन के बारे में काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, टैक्स चोरी हो रही है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिनों भारत में कई सारे बैंक अपने ग्राहकों को एम बैंकिंग की सुविधा दे रहे हैं। एम बैंकिंग में एम क्या है? तो आपको बताना है कि कई जो बैंक्स हैं अभी रिसेंटली एम बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें एम का अर्थ क्या है? मनी है, मार्जिनल है, मैसेज है या मोबाइल है? तो इसका जो आंसर है मोबाइल है, याद रखना इसको। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी विदेश व्यापार नीति की घोषणा के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर बताना है आपको, उस एजेंसी का नाम बताना है जो विदेश व्यापार नीति की घोषणा के लिए जिम्मेदार है। तो उसका आंसर है डी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जिम्मेदार होता है विदेश व्यापार नीति की घोषणा के लिए, याद रखना है आपको। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कई बार हम बैंकिंग लेन देन के संबंध में एक शब्द MSS को पढ़ते हैं। तो ये MSS का फुल नेम बताना है आपको। तो इसका फुल नेम आपको बताना है कि मनी स्टेबलाइजेशन स्कीम है या मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है या मैच्योरिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन सर्विस है या मनी स्टेबलाइजेशन सर्विस है। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो जिसका जो आंसर है वो है डी, मनी स्टेबलाइजेशन सर्विस। इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय रिजर्व बैंक का खुला बाजार के लेन देन की प्रक्रिया किसके दृश्य को विनियमित करने के साथ की जाती है? तो इसमें ये बताना है कि जो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है RBI का खुला बाजार के लेन देन की प्रक्रिया किसके दृश्य को विनियमित करने के साथ की जाती है? तो अर्थव्यवस्था में तरलता के लिए की जाती है, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के लिए की जाती है, मुद्रास्फीति की दर के लिए की जाती है, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो सभी होगा, डी। तो भारतीय रिजर्व बैंक का खुला बाजार के लेन देन की जो प्रक्रिया होती है उसमें सारे आते हैं, अर्थव्यवस्था में तरलता, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें और मुद्रास्फीति की दर, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अल्प ब्याज मुद्रा का क्या अर्थ है? तो अल्प ब्याज से मतलब क्या होता है? ब्याज कम लागत, मतलब कम ब्याज। अल्प माने होता है कम। तो अल्प ब्याज मुद्रा का जो अर्थ होगा वो होगा डी, ब्याज की कम दर, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? एक देश की वित्तीय पूंजी की संपत्ति की कुल मूल्यांकन की प्रक्रिया को तकनीकी रूप से किसके नाम से जाना जाता है? तो हमारे देश है जैसे इंडिया में जो वित्तीय पूंजी है, जो टोटल कैपिटल है, सबका मिला दो, सब कंपनीज और सभी का कैपिटल मिला के जो बोल रहा है कि संपत्ति की कुल मूल्यांकन की प्रक्रिया, उसका अपन मूल्यांकन करते हैं। तो उस प्रक्रिया को, उस तकनीकी को क्या बोलते हैं? तो उस तकनीकी को बोलते हैं बाजार पूंजीकरण। क्योंकि जितने भी व्यापारी लोग हैं, कंपनी से, सबकी पूंजी को इकट्ठा किया जाए तो और एक मूल्यांकन किया जाए तो उसे बोलेंगे बाजार पूंजीकरण। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय रिजर्व बैंक संतुलित स्थिति में बाजार में तरलता का प्रभाव बनाए रखने के लिए विभिन्न दरों अनुपात को संशोधित करता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी दर अनुपात अनुक्रमित सीधे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती है? तो इसने सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो भी करता है उसमें कोई एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं किया जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक में एक बता देता हूँ, जैसे रेपो रेट सुना होगा, अपने रिवर्स रेपो रेट सुना होगा, बैंक रेट सुना होगा और मॉनेटरी पॉलिसी भी सुना होगा। ये सब रिजर्व बैंक के द्वारा तय की जाती हैं। और इसमें जो ऑप्शन में है आप देखोगे डी, थोक मूल्यांक सूचकांक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये रिजर्व बैंक के नियंत्रण में नहीं होती है। ये रिजर्व बैंक इसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं करता है। और इसके लिए जो हस्तक्षेप करता है या इसके लिए जो योजना बनाता है वो बनाता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। याद रखना है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन डिसाइड करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो RBI के द्वारा ये तीनों की जाती हैं, लेकिन ये नहीं की जाती है डी वाली।
तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि बैंक रेट क्या होते हैं, या रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तीनों बताता हूँ, तीनों में अंतर बताता हूँ। देखो, बैंक रेट और रेपो रेट एक समान ही होता है, अंतर इसमें थोड़ा सा है। पहले बैंक रेट बताता हूँ। जैसे सपोज़ करो कि कोई बैंक है, कॉमर्शियल बैंक, एसबीआई बैंक है, और उसको कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो वो क्या होगा, किससे लेगा, आरबीआई से लेगा। आरबीआई क्या है, सेंट्रल बैंक है हमारा, बैंकों का बैंक जिसे बोलते हैं। तो अब एसबीआई को कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो वो आरबीआई के पास जाएगा। तो आरबीआई ऐसे तो पैसा देगा नहीं, कुछ ना कुछ तो लेगा। तो वो एक रेट डिसाइड करता है कि 6% पे हम एसबीआई को ब्याज देंगे। इस रेट को बोलते हैं हम बैंक रेट, याद रखना है। और अब रेपो रेट भी यही होता है, बस रेपो रेट में ये अंतर होता है कि रेपो रेट में उसको, जो बैंक है जो लोन ले रही है, उसको कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है आरबीआई के पास, जब तक कि वो पैसा वापस न लौटा दे। वो सिक्योरिटी कुछ भी हो सकती है, गोल्ड हो सकता है, ज़मीन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बस इतना अंतर होता है रेपो रेट एंड बैंक रेट में। तो होप ये समझ में आ गया होगा। मैं रिपीट करता हूँ बैंक रेट को। जब किसी भी बैंक को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो आरबीआई के पास जाता है, आरबीआई उसे लोन देती है। जब लोन देती है तो कुछ इंटरेस्ट तय करती है, जिसे बैंक रेट बोलते हैं। वैसे ही रेपो रेट बोलते हैं। बस रेपो रेट में जो बैंक लोन लेती है, जैसे एसबीआई, तो एसबीआई को कुछ कोलेटरल रखना पड़ता है, मतलब ज़मीन, गोल्ड, ये सब रखना पड़ता है। जबकि बैंक रेट में ऐसा नहीं है, बैंक रेट में नहीं रखना पड़ता। ये होता है बैंक रेट एंड रेपो रेट। ठीक है, अब आते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जब आरबीआई को पैसे की ज़रूरत पड़ी, कहीं यूज़ करना है उसको, तो वो क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक के पास जाएगी, जो एसबीआई हैं, आईसीआईसीआई हैं, एचडीएफसी, इनके पास जाएगी। तो इनसे उधार पैसा लेगी। तो जब उधार पैसा लेगी तो वो लोग भी कुछ चार्ज करेंगे। तो वो जो चार्ज करते हैं उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये आपको समझ में आ गया होगा, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में क्या डिफरेंस है और कैसे ये चार्ज होते हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका डी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखते हैं। दो देशों या देशों के एक समूह के बीच राष्ट्रीय सीमाओं की परवाह किए बिना बेरोक मुद्रा और माल और सेवाओं के व्यापार के भागीदार के बीच के प्रभाव को स्थापित करने के एक समझौते को क्या कहा जाता है। मतलब ये पूछ रहा है वो कि जो दो देश हैं, आपस में डीलिंग करना चाहते हैं, कुछ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इधर से उधर सेवाएं देना चाहते हैं, तो इन दोनों की साझेदारी हो और जिससे वो ईजिली कर सकें, बिना रुकावट के, बिना किसी सरकार की रुकावट के, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं व्यापार मुक्त समझौता, बी। फ्री ट्रेड आपने सुना होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्री ट्रेड या व्यापार मुक्त समझौता। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, मुद्रा विनिमय, इसे बोलते हैं करेंसी स्वैप, किससे संबंधित, किसके प्रबंधन के लिए एक साधन है। मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम, मुद्रा और ब्याज दर जोखिम, अलग नकद में नकदी प्रभाव। तो करेंसी स्वैपिंग क्या होता है, या मुद्रा विनिमय में बताता हूँ आपको। जैसे सपोज़ करो आप यूएस गए या कहीं भी दूसरे कंट्रीज में गए, आपके पास रुपीज़ हैं और लेकिन वहाँ पे रुपीज़ तो चलते नहीं हैं, वहाँ पे चलता है डॉलर। तो आप क्या करोगे, उससे ये बोलोगे कि भाई मेरे से रुपीज़ ले लो और मुझे डॉलर दे दो, तो स्वैप करेगा। तो अब जो स्वैप करेगा वो कहेगा नहीं, इस पर मुझे कुछ फ़ायदा भी दो, कुछ इंटरेस्ट भी दो। तो आपका जैसे सपोज $1 चल रहा है आपको 65 का, तो बोलेगा मैं आपको 64 ही रुपये दूंगा, ₹1 आपको ब्याज का लगेगा। तो इसे बोलते हैं करेंसी स्वैप। और इसमें जो इसको जो फ़ायदा होता है वो एज ए इंटरेस्ट फ़ायदा होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, अलग नगद में नकदी प्रभाव। वो पैसा तो मिलेगा ही, लेकिन करेंसी स्वैप में थोड़ा पैसा उसको और फ़ायदा होगा एज ए इंटरेस्ट। तो इसका आंसर क्या हुआ, डी, अलग नगद में नकदी प्रभाव। चलिए ये देखते हैं, PSLCs बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के खिलाफ जारी व्यापार योग्य प्रमाण पत्र है। तो इसमें CS का क्या अर्थ है, तो इसमें CS का अर्थ बताना है आपको। तो इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट होता है इसका पूरा फुल फॉर्म। तो CS का यहाँ पे जो अर्थ होगा वो सर्टिफिकेट हुआ। तो इसका जो आंसर है वो सर्टिफिकेट है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसका फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। इसका आंसर क्या हुआ, डी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बैंकिंग लोकपाल योजना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा
बैंककारी विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 35(1) के तहत कब शुरू की गई थी? तो बैंकिंग लोकपाल योजना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंककारी विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 35(1) के तहत कब शुरू की गई थी? तो इसका आंसर है ए, 1995 में शुरू की गई थी। ये आपको याद करना पड़ेगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MTSS विदेश से भारत में लाभार्थियों को व्यक्तिगत प्रेषक स्थानांतरित करने का एक तरीका है। यहाँ पे आपको MTSS का पूर्ण रूप बताना है या उसका फुल फॉर्म बताना है। तो ये MTSS क्या है? इसका जो फुल फॉर्म है वो है मनी ट्रांसफ़र सर्विस स्कीम। इसका आंसर है डी। तो इस स्कीम के द्वारा यदि कोई आदमी विदेश में रह रहा है और भारत में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहता है तो इस स्कीम का यूज़ करके पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, और इसकी जो लिमिट है वो 50,000 है, जो यहाँ पे लिख के रखी है मैंने। इसका फुल फॉर्म याद रखना है आपको, मनी ट्रांसफ़र सर्विस स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादातर बैंक होम लोन पर टीजर दरों की पेशकश कर रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? तो देखो ये अभी रिसेंटली काफ़ी फेमस हुआ है, टीजर दरों पर लोन दे रहे हैं। तो ये क्या होता है मैं थोड़ा बता देता हूँ। होता क्या है कि बैंक ऐसा ऐड करता है या ऐसा बोलता है कि हम आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट पर लोन देंगे। जैसे हाउस लोन है 10% चल रहा है ऐसा कोई मार्केट में, तो बोलेगा 8% पे देंगे। तो उसमें होता क्या है, वो 8% पे लोगों को लगता है बहुत कम है तो लोग ले लेते हैं, लेकिन कुछ 4 से 5 साल बाद वो बढ़ जाता है। इस टीजर दरों में लोन बढ़ जाता है और वो लोन उसी हिसाब में आ जाता है जो पहले चल रहा था। दोनों को जब मिलाया जाए जो पैसा जाता है वो उतना ही जाता है। हाँ, स्टार्टिंग के टाइम में कम पैसा जाएगा उस पर, लेकिन 4-5 साल बाद फिर वो ज़्यादा पैसा जाना लगेगा। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा। देखो, प्रारंभिक दर में कुछ महीने के लिए प्रचलित बाजार दर से कम दर की पेशकश की जाती है और फिर वह धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो इसका आंसर है बी। ध्यान रखना है टीचर दर के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुद्रित किए जाने वाले बैंक नोट्स के मूल्य और मात्रा कौन निर्धारित करता है? तो भाई नोट जो छपते हैं कितने छपना है और किस मूल्य के छपना है वो कौन निर्धारित करता है? ये RBI करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। तो इसका आंसर है सी। और उसमें एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यदि 1 रुपया छपेगा तो वो कौन निर्धारित करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री करता है, और उस पर जो साइन होते हैं वो वहाँ के उसके होते हैं, तो उसमें सेक्रेटरी के साइन होते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये 1949 में पारित किया गया था। इसका आंसर होगा सी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? OLTAAS के तहत करदाता के लिए चालान की केवल एक कॉपी एक फटे हुए हिस्से के साथ प्रयोग की जाती है। OLTAS का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे इनकम टैक्स के बारे में थोड़ा बताया गया है। तो OLTAS का क्या अर्थ है तो ये मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो फुल फॉर्म है वो ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम है। ठीक है, डी आंसर है इसका, ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम इसका जो फुल फॉर्म है। चलिए मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन से बैंक निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी नियम DICGC द्वारा बीमाकृत हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि DICGC ये है क्या। हिंदी में इसको बोलते हैं निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी नियम, और इंग्लिश में बोलते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। और ये एक भारतीय रिजर्व बैंक की सब्सिडरी है। और इसका जो फाउंड की गई थी, बनाई गई थी, वो बनाई गई थी 15 जुलाई 1978 में। किस अधिनियम के तहत? अधिनियम मैंने लिखा हुआ है प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961। तो ये पूछ सकते हैं कि निक्षेप बीमा प्रत्यय गारंटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 15 जुलाई 1978 को। और किस अधिनियम के तहत हुई थी? ये हुई थी प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961। अब बताता हूँ मैं ये है क्या। ये एक्चुअली में है क्या, जैसे हम बैंकों में पैसा जमा करते हैं तो हमने कुछ ऐसी बैंक रहती हैं जो दिवालिया घोषित कर देती हैं, बंद हो जाती हैं। तो ये जो कॉरपोरेशन है ये एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो भी
दिवाला निकल जाए, कुछ निकल जाए, तो जो हम लोग जैसे लोग पीपल हैं जिनका पैसा है, तो ये गारंटी प्रोवाइड करता है कि ये पैसा देगी, या तो वो बैंक देगी जो दिवाला जिसका निकल गया है, या फिर ये देंगी। तो एक तरीके से ये इंश्योरेंस का काम करती है। कौन? DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ठीक है। इसका जो स्थापना हुई थी वो 15 जुलाई 1978 को हुई थी। किस अधिनियम के तहत? 1961, प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है। तो ये सभी के लिए कार्यरत है, चाहे वो स्थानीय बैंक हो, चाहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो, चाहे भारत में कार्यरत कोई भी विदेशी बैंक हो, तो सभी के लिए जिम्मेदार होगी। यदि इनमें से कोई बैंक भाग गई या कुछ हो गया तो ये DICGS अपना पैसा वापस करेगी। चलो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉमर्शियल पेपर CP के लिए निर्धारित परिपक्वता की अधिकतम अवधि कितनी है? कॉमर्शियल पेपर क्या होता है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए अपन को। आपने थोड़ा सा बहुत यदि सुना है ट्रेडिंग मार्केट के बारे में, तो आपको ये बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। ट्रेडिंग मार्केट में क्या होता है कि कोई यदि सिक्योरिटी खरीदना चाहता है, जैसे हम शेयर खरीदना चाहते हैं तो हम पैसा देते हैं, तो उनके पास पैसा जाता है और हमारे पास शेयर आते हैं। शेयर वो दिखते तो है नहीं है, वो एक कागज़ के रूप में रहते हैं, या ऑनलाइन में आजकल ट्रेडिंग होती है तो वो ऑनलाइन रहते हैं, अपने अकाउंट में रहते हैं। तो जो शेयर रहते हैं उस शेयर रहते हैं, तो यहाँ पे जो बोला गया कॉमर्शियल पेपर, ऐसे ही यदि आप कोई सिक्योरिटी खरीदते हैं किसी कंपनी से या किसी की, तो वो कॉमर्शियल पेपर एक CP बना के दे देते हैं, जिसमें ये लिखा रहता है कि आपका जो टेन्योर है या कब तक रहेगा और कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसका जो पूछा गया है अधिकतम टेन्योर कितना रहेगा, तो वो 1 साल तक के लिए रहता है। इसका आंसर है C। तो ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वित्तीय क्षेत्र में प्रयोग होने वाले शब्द अंडर राइटिंग से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे जो वित्तीय क्षेत्र में एक वर्ड यूज होता है अंडर राइटिंग, तो इसका सीधा सीधा अर्थ होता है जोखिम उठाने का कृत्य, मतलब रिस्क लेने का कृत्य। रिस्क ले सकते हैं या जोखिम उठाने का कृत्य, इसका आंसर है ये। ठीक है। तो इसके बाद मूव करते हैं हम ये लास्ट क्वेश्चन पे। विभिन्न पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के अनुसार छोटे उधारकर्ताओं ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी अपने क्रेडिट की ज़रूरतों के लिए अनौपचारिक मार्ग लेना पसंद करते हैं। निम्न में से कौन वित्तीय क्षेत्र में ऋण के लिए अनौपचारिक मार्ग है? तो इसमें ये पूछा गया है कि जैसे जो छोटे गांव में या किसी विलेज वगैरह में जो लोग रहते हैं, यदि इन्हें किसी ऋण की आवश्यकता है, कोई कुछ पैसा चाहिए, सपोज करो उनके पास खाने कोई पैसा नहीं है, तो वो ऋण लेंगे। तो इस ऋण कहाँ से लेते हैं और कैसे लेते हैं? देखो, अनौपचारिक क्या होगा? जैसे किसी साहूकार से ले लें या किसी ज़मींदार से ले लें, वो अनौपचारिक कहलाएगा। औपचारिक होगा कि बैंक से लें या ऐसे कोई वित्तीय संस्था से लें जो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड हो, तो उसे औपचारिक बोलते हैं। अनौपचारिक किसे बोलेंगे? साहूकार वगैरह से लेना, ज़मींदार से लेना, तो इसे बोलते हैं डी। इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इस तरह हम ये यहाँ पे वीडियो, यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन मैंने कवर किए हुए हैं, काफ़ी अदर चीज़ों का भी नॉलेज मैंने दिया हुआ है, और होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि ये पसंद आया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं, तो मैं इस पर और 2-3 वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं कवर करना चाहता हूँ, लगभग 100, तो जिससे कि आप इस अपेक्स बैंक के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकें। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए यदि पसंद आता है। थैंक यू, धन्यवाद।